गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 77। चैप्टर हमारा है मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए रिजर्वायर क्या है, इनके क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है और स्पेसिफिक मेथड्स हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स आपने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, out of many elements, some specific elements or few elements observed as the essential elements, और वो जो essential elements हैं उनकी broad categories हैं, उनका broad categorization है, that is the micronutrients and macronutrients on the basis of their quantitative requirement. Clear? तो students, यहाँ मैं आज discuss कर रहा हूँ आपसे macronutrients and micronutrients. Macronutrients and micronutrients. तो देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है ये किया गया है। सबसे पहले तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ये कहते हैं about 17 elements are observed as essential elements। और स्टूडेंट्स, ये जो essential elements, जो 17 elements की मैं बात कर रहा हूं, ये ब्रॉडली कैटेगराइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव requirement. There are two broad categories और वो हैं macronutrients and micronutrients. Macronutrients and students आप कह सकते हैं micronutrients categories हैं। अब macronutrients और micronutrients को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। Macronutrients present in plant tissues in large amount. Present in plant tissues in large amount or quantity। ठीक। अब देखिए, लार्ज अमाउंट और क्वांटिटी में इसकी प्रेजेंस रही है, जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको स्टूडेंट्स आप ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। ये ट्रेस एलिमेंट है, और ट्रेस एलिमेंट होने का मतलब ये हुआ कि ये जो है दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी, या फिर आप कहेंगे प्रेजेंट इन स्मॉल कंसंट्रेशन, स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी। स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी में ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। इसके ठीक बाद अगर आप देखें तो ये क्वांटिटी कितनी है, इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ और ड्राई मैटर। ये स्टूडेंट्स एक अमाउंट है, आप ये कह सकते हैं ये, और एक्सेस अगर ऐसा है तो आप उसको मैक्रो की कैटेगरी में रखेंगे, और इफ द रिक्वायरमेंट क्वाइट लो, इफ द रिक्वायरमेंट इज 10 मिलीमोल पर केजी और लेस, तो इसको स्टूडेंट्स आप किसमें रखेंगे, इसको आप रखेंगे माइक्रो की कैटेगरी में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी कैटेगरी में आप इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप ये कहेंगे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं, तो ये जो टोटल 17 एलिमेंट्स हैं इनका ये कैटेगराइजेशन आपको करना है। तो आप इधर देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जानते हैं ये नॉन मिनरल हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो आपके पास आया कौन? SPK
सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, 9 एलिमेंट्स आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन? एसपीके, कैल्शियम। इसके अलावा जो बाकी के बचे वो आप देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है, निकल, ये निकल लास्ट एडेड है, ये आप ध्यान रखें, लास्ट एडेड। ठीक है, मैग्नीशियम इधर आ गया है। इसके अलावा आप ये कहेंगे यहां बोरॉन, क्लोरीन, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 9 17। comparatively required in large amount, और आप कहेंगे कैटेगरी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जो 10 मिलीमोल और लेस रिक्वायर्ड होते हैं इसको आपने कहा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये ट्रेस एलिमेंट है, और जो 10 मिलीमोल और आप ये कह सकते हैं एक्सेस में रिक्वायर्ड होते हैं उनको आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड 2-3 और बातें आप ध्यान रखें। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, क्वांटिटी में ज्यादा रिक्वायर्ड है तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे मेनली दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये बनाने वाले होंगे। ठीक है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ अगर आप बात करें तो इनके लिए आप लिख सकते हैं मेनली दे आर द एक्टिवेटर और इनहिबिटर, मेनली एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स। मतलब जो कैटलिस्टिक एक्टिविटी हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं, उनमें स्टूडेंट्स इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इंक्रीज्ड क्वांटिटी, अगर कंसंट्रेशन या क्वांटिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स तो भी आप ये कहेंगे ये होते हैं नॉन टॉक्सिक, जबकि इधर आप देखेंगे अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, कंसंट्रेशन इंक्रीज अगर हो गई है, मैंने इधर लिखा है एरो ऊपर की तरफ लगाकर, मीन्स कंसंट्रेशन अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गई है तो आप ये कह सकते हैं ये क्या कोज करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट। ये जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट खोज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। अब हम इस लेक्चर में सबसे पहले तो कुछ और एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उसको डिस्कस करेंगे। और फर्दर इनकी 4 कैटेगरीज हैं जिनके बिहाफ पर इनका जो फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन है, उस फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन की 4 कैटेगरीज हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए पर्टिकुलर एलिमेंट का रोल क्या है प्लांट में, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, इसकी बात करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में जो एसेंशियलिटी एलिमेंट्स की दे रखी है, एसेंशियल एलिमेंट्स की कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं। essential elements, these essential elements are categorized on the basis of their functional role। तो ये जो essential elements हैं आप कह रहे हैं on the basis of functioning, on the basis of functional reference, जो functioning इनकी है इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहां हम बात करेंगे कौन सी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज
एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है, देयर आर द 4 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट देखो, सबसे पहले लिखा गया है एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाने वाले एलिमेंट्स, और साथ में इसके रेफरेंस ऐड किया है, दीज आर बेसिकली द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल। तो देखो, मैं आपको इसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, उन इसेंशियल एलिमेंट्स की उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका जो फंक्शनल रोल है, उसके बेसिस पे कुछ कैटेगरीज डिवाइड बनाई गई हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली देयर आर द 4 कैटेगरीज जो एनसीईआरटी ने मेंशन की, उन कैटेगरीज की पहले हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हर एक एलिमेंट जो आपको दे रखा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, नाइट्रोजन से लेकर लास्ट एडेड निकल तक की बात हम यहाँ करेंगे। कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका प्लांट्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है, एग्जैक्टली उसके रिक्वायरमेंट प्लांट के कौन से पार्ट्स में ज़्यादा होती है या कहाँ मैक्सिमली वो रिक्वायर्ड है, एंड फाइनली उसकी डेफिशिएंसी से कौन से सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, इन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी आप कह रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स और द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। इसमें आपको लेना होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आप कह सकते हैं सबसे पहले आपके पास ये एलिमेंट फॉर्म होंगे। और ये जो एलिमेंट्स हैं, इसमें से आपको ये पता है कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, कार्बन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट बनाते हैं, और नाइट्रोजन के लिए आपने पढ़ रखा है इट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट CH&O। CH&O के बाद मोस्ट प्रेवलेंट क्यों कहा गया है ये आप जानते हैं। मोस्ट प्रेवलेंट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सब का ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट, इसलिए ये कहा गया। अगली कैटेगरी पे मैं आ रहा हूं, सेकंड, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स। और एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स में देखिए बेसिकली यहां मेंशन जो आपको करके दिया गया है, मैग्नीशियम इन रेफरेंस ऑफ क्लोरोफिल। आप जानते हैं क्लोरोफिल जो है, उस क्लोरोफिल का मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ये। क्लोरोफिल में सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉस्फोरस, जो बेसिकली PO4 माइनस फॉर्म में प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, H2PO4 और HPO4 2 माइनस फॉर्म्स हम बाद में लिख लेंगे। फॉस्फोरस सीधे लिखता हूं मैं यहाँ, फॉस्फोरस। और ये फॉस्फोरस आप कह सकते हैं इन द केस ऑफ ATP, फॉस्फोराइलेशन की जो एक्टिविटीज हैं या ATP जो जनरेट करने का प्रोसेस है, इसके केस में आप ये कह सकते हैं ये एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट है। ये एनर्जी जनरेटिंग जो सब्सटेंस हैं या फॉर्म्स हैं उनको कोरिलेट करने वाला एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 3, यहां आपको दिया गया, देखिए एलिमेंट्स आर द एक्टिवेटर और इनहिबिटर। एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है उनके एक्टिवेटर्स भी हैं, और हम ये कह सकते हैं these elements are also the inhibitors। तो एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स, इसमें कुछ एंजाइम्स की बात हम कर, सॉरी इनमें कुछ एंजाइम्स जिनके एक्टिवेटर और इनहिबिटर एलिमेंट्स उनकी बात हम करें। जैसे आप अभी पढ़ गए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आपने हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर पढ़ा। मैग्नीशियम जो है वो पायरुवेट काइनेज
पीके के रेफरेंस में, सॉरी फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज पीएफके के रेफरेंस में आपने पढ़ा। रिसेंटली अभी आपने डिस्कस किया है जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, पीडीसी, पीडीसी पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है उसमें ये एक्टिवेटर के फॉर्म में एक्ट करता है। मैं अगर यहाँ जिंक की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं जिंक जो है वो एल्डोलेज, जो ग्लाइकोलाइसिस में हम बात करते हैं उस एल्डोलेज एंजाइम का एक्टिवेटर है। इसके अलावा यहां मोलिब्डेनम आपको दे रखा है, मोलिब्डेनम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इस नाइट्रोजनेज का एक्टिवेटर इनहिबिटर है, एक्टिवेटर है सॉरी, मोलिब्डेनम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मैग्नीशियम के लिए और हम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी यहां लिखती है, देखो रुबिस्को, रुबिस्को कॉमन एक कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, कार्बोक्सिलेशन ये परफॉर्म करवाता है प्लांट्स में, CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करवाता है रुबिस्को, कॉमन है सारे प्लांट्स के लिए, C3 साइकिल प्लांट्स में हम पढ़ते हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, अगर पूरा आप इसको लिखना चाहें तो ये है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है, मैग्नीशियम इसका एक्टिवेटर होगा। इसके अलावा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, देखिए ये एंजाइम भी जो मैं लिख रहा हूं ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में यूज होता है। C4 प्लांट्स में, जो C4 प्लांट्स हैं उन C4 प्लांट्स में CO2 के फिक्सेशन की प्रोसेस में ये पार्ट प्ले करता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसके अलावा आप कहेंगे एक और एंजाइम हम लेते हैं जैसे एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज, देखिए एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज में भी आप ये कह सकते हैं जिंक जो है वो एज एक्टिवेटर यूज होता है। सो थर्ड कैटेगरी आपके पास है जिसमें हमें लिख के दिया गया है जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स के फॉर्म में एक्ट करते हैं। तो मैंने कुछ एंजाइम्स और उनके रेफरेंसेस यहां नोट किए हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ कैटेगरी पे हम आते हैं और ये जो कैटेगरी नंबर 4 है, इस फोर्थ कैटेगरी में देखिए आपको मिलेगा वो एलिमेंट्स जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं, एलिमेंट्स दैट अल्टर करना, चेंज करना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज करने की बात की जाए तो यहां देखिए मोस्ट मूवेबल एलिमेंट पोटेशियम की बात सबसे पहले हम करेंगे और इसमें ये पोटेशियम K+, आपने ये पढ़ रखा है स्टोमेटल रेगुलेशन, हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में डिस्कस किया था। जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स में, जो गार्ड सेल्स हैं इन गार्ड सेल्स में आप ये कह सकते हैं एग्जैक्टली जो पोटेशियम है वो इन्फ्लक्स में जाता है तो वहां का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और ऑसी इंक्रीज कर देता है। ऐसा होने से वहां वाटर अंदर एंटर करता है, एंडो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है और एंडो ऑस्मोसिस होने से गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन में आती हैं, गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में आती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो आप ये कह रहे हैं गार्ड सेल्स जो हैं उनमें पोटेशियम आयंस की एंट्री, पोटेशियम आयन को मोस्ट मूवेबल एलिमेंट हम यहाँ कह रहे हैं। इसके अलावा देखो आपको सीधा लिख के दिया जा सकता है वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल, तो किसी सेल के जो वाटर पोटेंशियल को जो साइन W के साथ आपने डिस्कस किया है, वाटर पोटेंशियल किसी सेल का साइन W से डिनोट हम करते हैं, उसको एल्टर कर सकने वाला या उसको आप ये कह सकते हैं चेंज करने की कैपेबिलिटी जो एलिमेंट्स रखते हैं उनको एलिमेंट्स हम कहते हैं, द एलिमेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व टू एल्टर या व्हिच आर इन्वॉल्व इन द एल्टरिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑब्वियस है जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वहां बढ़ेगा, वहां सॉल्यूट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल वहां डिक्रीज हो जाएगा।
हाँ, लेकिन सॉल्यूट अमाउंट जितना बढ़ेगा उतना ही आप ये कह सकते हैं फिर फर्दर वाटर की एंट्री होगी, तो वाटर की एंट्री होने से वाटर पोटेंशियल वहां इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज आर देयर। द कैटेगरीज ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग, दीज कैटेगरीज आर द कैटेगरीज ऑफ structural elements, category of energy related elements, category of the activator and inhibitors, and category of the alteration of osmotic potential। तो इसको एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। 4 कैटेगरीज आर देयर, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। अब हर एक एलिमेंट को मैं यहाँ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसमें नाइट्रोजन से हम शुरू करेंगे, और मैंने कहा जैसे नाइट्रोजन से निकल तक की बात हमें यहाँ करनी है। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, प्लांट्स के लिए उसकी एसेंशियलिटी क्यों है, कौन सी मेन एक्टिविटीज और मेजर एक्टिविटीज में नाइट्रोजन रोल प्ले करता है, क्लियर, कौन से प्लांट पार्ट्स में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है। देन आप कहेंगे जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है वहां से अपीयर होते हैं। तो एक टेबुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ, टेबल यहाँ बना रहा हूँ, उससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉरी, आप ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ एलिमेंट्स। रोल ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप कहते हैं मोस्ट प्रिवेलेंट, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया है, ये N2 मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में मेंशन किया है एनसीईआरटी ने, मोस्ट प्रिवेलेंट आफ्टर CH and O। ठीक है, देखिए एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम सॉल्ट्स, इनके फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है सॉइल से। N2 मेटाबॉलिज्म पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं, वहां से भी आपने ये डिटेल डिस्कस की है, तो उसके डायग्राम के साथ मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, तो आप ये कह सकते हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जिनमें मैक्सिमम डिवीजन, सेल डिवीजन हो रहा है उनमें, और जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उनमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इनकी होती है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स और स्पेसिफिकेशन जो है उसमें अगर हम देखें क्लोरोसिस, देखिए क्लोरोसिस जो है ना वो बेसिकली क्या है, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल का रिडक्शन है क्लोरोसिस, इसके कारण येलोइंग फॉर्म आ जाती है लीव्स की, येलोनेस आ जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ लिखिए ऑल्डर लीव्स। अब यहाँ से कंसेप्ट कनेक्ट करने की कोशिश आप करिए, ऑल्डर और यंगर लीव्स या ऑल्डर और यंगर पार्ट्स में डेफिशिएंसी कब दिखाई देनी चाहिए। देखिए आपने कहा है कि जैसे ही प्लांट का कोई पार्ट ऑल्डर पार्ट हो जाता है, वो सेनेसेंट फेज में जाता है, ओल्ड एज में चला जाता है, तो प्लांट से डिटैच जब होता है, डिटैच होने से पहले वहां से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इस नाइट्रोजन को जब विड्रॉ किया जाएगा तो ऑब्वियस है ओल्डर पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे, जबकि यंगर पार्ट्स में ये ले लिया जाएगा। अब यंगर पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके आने चाहिए, ये टॉपिक सेपरेटली भी हम डिस्कस करेंगे। यंगर पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स उन एलिमेंट्स के आने चाहिए जिनको मोबिलिटी में नहीं लाया जा सकता। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो आप ये कह सकते हैं वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट विड्रॉ नहीं किया जा सकता। विड्रॉ नहीं किया जाएगा इसका मतलब ओल्डर पार्ट के साथ ही, प्लांट से डिटैच हो रहा है जब ओल्डर पार्ट, तो उसके साथ ही आप ये कह सकते हैं वो चला जाएगा। इस केस में प्लांट के जो यंग ग्रोइंग पार्ट्स हैं या यंगर पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स में उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी। तो बेसिक कैटेगराइजेशन ये है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उनकी डेफिशिएंसी आती है यंगर पार्ट्स में, और जो नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जो मूवेबल एलिमेंट्स हैं, उन मूवेबल और मोबिलिटी शो करने वाले एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी आती है ओल्डर पार्ट्स में। तो देखिए नाइट्रोजन की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद आपने कहा जो लैटिरल बर्ड्स हैं इनमें डोरमेंसी आ जाएगी, ये डोरमेंट हो जाती हैं, जर्मिनेशन इनका नहीं हो पाता, एंड ओवरऑल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नाइट्रोजन पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है, और इसका रीजन आप ये कह सकते हैं बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट, दिस नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो आप इसमें कह सकते हैं प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आप कहेंगे न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, देन हॉर्मोन्स, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं विटामिन्स। तो ये सब जो है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट ये होता है, इसलिए आप ये कहेंगे इसकी एसेंशियलिटी है या ग्रोथ में इसका मेजर रोल है। अगले एलिमेंट पे मैं आ रहा हूं, नाइट्रोजन के बाद हम बात कर लेते हैं। जैसे पहले आपने स्ट्रक्चरल रेफरेंस पढ़ा था फॉस्फोरस,
सेकंड वन हम डिस्कस कर रहे हैं फॉस्फोरस। देखिए सॉइल से किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं HPO4 2- और H2PO4, ये फॉर्म्स हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आप देखें इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, तो ऑब्वियस है जो मेरिस्टेम्स हैं या मेटाबॉलिकली उसके कंपैरेटिवली लेस एक्टिव सेल्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट ये किस किस का है, एनसीईआरटी लिखती है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फोरस के लिए मैं लिख रहा हूं किस किस का है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में, सेल मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस होती है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन का। इसके अलावा आप कह सकते हैं सर्टेन प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। इसके अलावा आप कह सकते हैं ऑल न्यूक्लिक एसिड्स, और साथ में मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियोटाइड्स। उनमें सब में न्यूक्लियोटाइड्स आप जानते हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन जो हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन, इस तरीके से जो फॉस्फेट फॉर्म बनते हैं, तो उन सब न्यूक्लियोटाइड्स में इसकी प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। क्लियर? डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर इसके देखें आप, डेफिशिएंसी इसके स्टूडेंट्स देखें, तो देखो डेफिशिएंसी इसकी जब आती है एग्जैक्टली आप ये कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डार्क ग्रीन कलरेशन ऑफ लीव्स। जो लीव्स हैं वो डार्क ग्रीन हो जाती हैं जब फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी आती है। बहुत इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं प्लांट में, ठीक है, डार्क ग्रीन कलरेशन। इसके साथ साथ आप ये कह पाएंगे, यहां सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस देख लीजिए, सीड जर्मिनेशन, या सीड के साथ साथ आप कह सकते हैं बर्ड्स, और ये सब जो हैं इनके जर्मिनेशन के प्रोसेस ओवरऑल आप कहेंगे क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। तो ये मैंने सेकंड एलिमेंट आपके सामने लिखा है फॉस्फोरस, और इस फॉस्फोरस में एक डेफिशिएंसी सिम्टम और जो कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस में हम ले सकते हैं, देखिए लीव्स पर आप कह सकते हैं रेड पिंक स्पॉट्स, रेड पिंक स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा नेक्रोटिक एरियाज के बनने की पॉसिबिलिटी भी है, नेक्रोटिक एरियाज। लेकिन नेक्रोटिक एरियाज क्या होंगे, पर्टिकुलर लीफ जो है उस लीफ पर कुछ ऐसे स्पॉट्स बनेंगे जहां से टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस है। क्लोरोसिस जो है वो आप ये पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ द क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, ग्रीन फॉर्म जो लीफ का है वो रिड्यूस होगा, और नेक्रोटिक एरियाज में पर्टिकुलर टिश्यू पार्ट जो है वो एग्जैक्टली डैमेज हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड एलिमेंट है फॉस्फोरस, नोट कर लीजिए। थर्ड एलिमेंट पे मैं आ रहा हूं, पोटेशियम। देखिए थर्ड एलिमेंट यहां मैं लिख रहा हूं पोटेशियम। दिस पोटेशियम एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयंस, K+ आयंस की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाएगा। और देखिए अबंडेंट रिक्वायरमेंट इसकी होती है, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप कह सकते हैं। अबंडेंट रिक्वायरमेंट कहां कहां होगी, तो आप कह सकते हैं मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स, बर्ड्स, इसके अलावा रूट टिप्स, मतलब जो न्यूली ग्रोइंग रीजन है या जो ग्रोइंग रीजन है उनमें आप ये कह सकते हैं इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। एक काम की बात आप इसलिए ये ध्यान रखें, दिस पोटेशियम इज मोस्ट मूवेबल एलिमेंट, मोस्ट मूवेबल, सबसे ज्यादा मूवमेंट ये शो करता है, मूवेबल एलिमेंट होता है। जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एल्टर करने की बात हम कर रहे थे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को एल्टर करने की बात हम कर रहे थे, वो यहां से आप ले सकते हैं। जैसे देखिए
इसके जो रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं उसमें भी आप ये कह सकते हैं स्टोमेटल रेगुलेशन में ये यूज होगा, स्टोमेटल रेगुलेशन, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म में आप ये कहेंगे इसका यूज होता है। उसके अलावा ये सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करेगा, सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करेगा। जहां तक डेफिशिएंसी सिम्टम्स की मैं बात करूं, यही मैं लिख देता हूं, देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंटरवेनल क्लोरोसिस। जो वेन्स हैं वो वेन्स आप ये कह सकते हैं पीली येलोइंग फॉर्म में दिखाई देने लगती है, इंटरवेनल क्लोरोसिस इसको आप कहते हैं। एक डाईबैक डिजीज आप कहते हैं, डाईबैक डिजीज में आप ये कह सकते हैं शॉर्टिंग ऑफ द इंटरनोड है, जो इंटरनोड पार्ट है, इंटरनोड, यहां मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स आप नोट कर लें, हो सकता है आपको ये उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा हो यहां से। इंटरनोड शॉर्टनिंग, इंटरनोड्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्टनिंग, ये डाईबैक डिजीज है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम का रोल क्या है, आप पोटेशियम के रोल की बात अगर करें ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, जैसे आपने कहा अबंडेंट रिक्वायरमेंट इसकी होती है मेरिस्टेम बर्ड और रूट टिप्स में, तो एनाइन कैटाइन बैलेंस जो होता है, एनाइन कैटाइन बैलेंस बनाने में इसका रोल है, सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करने में इसका रोल है। ये कुछ एंजाइम्स का एक्टिवेटर है, जैसे एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ रखा होगा पायरुवेट काइनेज, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो लास्ट स्टेप का एंजाइम होता है ग्लाइकोलाइसिस में आप पढ़ेंगे, उस पायरुवेट काइनेज एंजाइम का एक्टिवेटर ये होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटीज में, प्रोटीन सिंथेटिक एक्टिविटीज में भी ये एक्टिवेटर के फॉर्म में रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स ये था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का डिस्क्रिप्शन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की डिटेल डिस्क्रिप्शन। इन तीनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे मैं और एलिमेंट्स ले रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हम यहाँ कैटेगराइजेशन कर रहे हैं और उस कैटेगराइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ अब डिस्क्रिप्शन में ले रहा हूँ, जिसमें आपने सबसे पहले नाइट्रोजन को पढ़ा, उसके बाद आपने पोटेशियम को पढ़ा, उसके बाद आपने फॉस्फोरस को पढ़ा, पोटेशियम को पढ़ा। अब कुछ और एलिमेंट्स की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कैल्शियम। आप कह रहे हैं कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सॉइल, कैल्शियम आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आप ये कह सकते हैं, दिस कैल्शियम इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्टूडेंट्स कैल्शियम के लिए आप ध्यान रखें, हम कह सकते हैं दिस कैल्शियम इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अब इसकी रिक्वायरमेंट कहां है स्पेसिफिकली, तो आप कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यू बनते चले जाते हैं प्लांट्स में, लेकिन बनने के बाद उनका जो डिफरेंशिएशन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएटिंग एक्टिविटी में, डिफरेंशिएटिंग एक्टिविटी मींस उसका फंक्शनल जो डिटर्मिनेशन होता है, फर्दर वो अपना फाइनल रोल गेन करते हैं। तो जो डिफरेंशिएटिंग एक्टिविटी है उनमें आप ये कहेंगे इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये सेल्स जो हैं उन सेल्स के मिडिल लैमेला इन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स, प्लांट्स में आप जानते हैं मिडिल लैमेला को ये बनाता है, मिडिल लैमेला के कंस्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में रोल प्ले ये करता है। एक स्पेसिफिक आप ध्यान रखें स्पिंडल
फाइबर्स असेंबली, स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली बनाने में इसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, सिम्टम्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात अगर हम करें तो देखिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जब प्लांट के ओल्डर पार्ट डिटैच होते हैं तो उन ओल्डर पार्ट से विड्रॉ नहीं करवाया जा सकता, तो आप ये कह सकते हैं जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं उन ओल्डर पार्ट्स में ये एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेशन। ओल्डर पार्ट्स में क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ। अब ओल्डर पार्ट्स में जब इनका एक्यूमुलेशन हुआ तो ऑब्वियस है डेफिशिएंसी कहां आएगी, डेफिशिएंसी आप कहेंगे ग्रोइंग, जो यंगर पार्ट्स हैं इन ग्रोइंग यंगर पार्ट्स में डेफिशिएंसी देखी जा सकती है। क्लियर? तो देखिए ये कैल्शियम जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है कैल्शियम आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। आप ये कह सकते हैं ये जो डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है, और ये मिडिल लैमेला जो फॉर्मेशन है उसमें स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और सेल की फंक्शनिंग है उसमें भी इसका रोल है। स्पिंडल फाइबर असेंबली में एक स्पेसिफिक रोल आपने कहा। इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, मतलब कोरिलेट करने वाली एक्टिविटीज वही है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक और मेंशन मैं कर देता हूं, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये रोल प्ले करता है। और अगर इसका कॉमन इफेक्ट आप देखें कैल्शियम की डेफिशिएंसी का, तो फिर आप ये कह सकते हैं यहां हो जाएगा स्टंट ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ ओवरऑल रुक जाती है। ये हुआ स्टूडेंट्स कैल्शियम। अगले एलिमेंट्स में मैं आ रहा हूं। कैल्शियम के बाद आप बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों मेजर एलिमेंट्स हैं। एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस, डाइवेलेंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। मैग्नीशियम आयन जो है वो सॉइल से डाइवेलेंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। देखिए ये रिक्वायरमेंट कहां कहां होगी, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैग्नीशियम के केस में आप पढ़ के आए हैं पहले से कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जो क्लोरोफिल है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम क्लोरोफिल के सिंथेसिस में आप ये कहेंगे रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैग्नीशियम है इसको आपने एक्टिवेटर के फॉर्म में पढ़ा है। एक्टिवेटर जैसे आप कह रहे थे रूबिस्को जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम है, इसी के साथ साथ फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्को, ये भी आप कह सकते हैं क्या है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम है, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में ये रोल प्ले करते हैं। तो इनके एक्टिवेटर के फॉर्म में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयंस डाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्लोरोफिल सिंथेसिस में इसका स्पेसिफिक रोल है। एक्टिवेटर के फॉर्म में ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स में आप कहेंगे अपना रोल प्ले करता है। और देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स जब आएंगे तो डेफिशिएंसी में ये भी क्लोरोफिल रिडक्शन वाला जो पार्ट है, मतलब क्लोरोसिस जो है, उस क्लोरोसिस को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लिया जाए तो आप ये कह सकते हैं, ये फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लिया जाए तो ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन को लीड करवाता है, इसलिए क्लोरोसिस ये रिप्रेजेंट करेगा। कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर मैं यहां बात करूं, देखो सेल बायोलॉजी थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं इसमें। सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा था राइबोसोम्स जो हैं, इन राइबोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है, इस राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मैग्नीशियम आयंस आते हैं। लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स जो है वो तभी अटैच होती हैं जब प्रॉपर कंसंट्रेशन किसकी हो, मैग्नीशियम की प्रेजेंट हो। एक बात, इसके अलावा आप ये कहेंगे
DNA and RNA polymerase, DNA and RNA polymerase की हेल्प से ये डीएनए आरएनए सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। और एक मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्लोरोसिस तो आपने लिखा ही है, पिंक स्पॉट्स ऑन लीव्स, जो लीव्स हैं उन पर पिंक स्पॉट्स अपीयर होते हैं। तो ये मैंने दो एलिमेंट लिख दिए हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला सल्फर। सल्फर सल्फेट आयंस के फॉर्म में, देखिए आप कह रहे हैं सल्फर, दिस सल्फर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ये कॉलम हमने बना रखे हैं, सल्फेट आयंस के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसका देखो मेन रोल अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इसके रोल को मैं लिख रहा हूं, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, एनसीईआरटी लिखती है दोनों, इनका ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। एमिनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको पार्शियली या फिर आप कह सकते हैं समटाइम एमिनो एसिड्स का पार्ट होने या कॉन्स्टिट्यूएंट होने के कारण समटाइम स्ट्रक्चरल एलिमेंट के फॉर्म में भी मिलेगा। समटाइम बोल रहा हूं मैं, बार बार आप ध्यान रखें, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के फॉर्म में भी आपको ये मिलेगा सल्फर, और स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, several enzymes and cofactors, जिसमें आपको दे रखा है एनसीईआरटी ने बायोटीन, थायोमीन, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है सब, वहां से आप देख लें। इसके साथ साथ अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स की इसकी बात करें तो देखिए जो यंगर पार्ट्स हैं उन यंगर पार्ट्स में भी इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट मैं यहां से लिख सकता हूं, क्लोरोसिस ये रिप्रेजेंट करेगा ही। कॉमन पॉइंट क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स रिजेंबल विद द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं उनके साथ इसकी रिजेंबलेंस क्यों आई, या उनके साथ हमने रिजेंबलेंस क्यों लिखी? तो देखिए ये अमाइनो एसिड्स जो है उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है, अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होने के कारण आप ये कह सकते हैं ये नाइट्रोजन की तरह डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ऑब्वियस है, ग्रोथ इससे रुक जानी है। ये भी मैं एक नोट कर ही देता हूं, जो आपने लिखा सेवरल एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा विटामिन वहां लिख के आपको दिया है, जिसमें बायोटीन है, थायोमीन है, एनको एंजाइम ए है, इनका भी कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एक और स्क्रीनशॉट आप ले लें, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, इनकी डिटेल मैंने लिख दी। सब आपको लर्न करना है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा है उसकी कनेक्टिविटी। जैसे जैसे फिजियोलॉजी आप पढ़ते जाएंगे, सारा फिजियोलॉजी आप फिनिश कर लेंगे, सबकी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको बिना पढ़े आपको पता लगेगा। इवन देखो सेल बायोलॉजी से भी रेफरेंस कनेक्ट कर रहे हैं। आपने कहा कैल्शियम जो है वो मिडिल एमिला के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है,
स्पिंडल फाइबर असेंबली को बनाने में रोल प्ले करता है। तो ये हम पहले जब सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं तब हमने इनकी बात की थी। तो इस तरीके से पूरी बायोलॉजी में इनके रेफरेंसेज आपको मिलेंगे। इवन अगर इनको आप यहाँ नहीं भी पढ़ें, स्किप भी कर दें, तो पूरा सिलेबस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कौन सा एलिमेंट कहाँ मिलेगा। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एलिमेंट है आयरन, एलिमेंट 7, और इसके लिए आप कह रहे हैं Fe। देखिए एब्जॉर्ब फॉर्म अगर देखी जाए तो ये फेरिक के फॉर्म एब्जॉर्ब किया जाता है। हालांकि इसका एब्जॉर्प्शन जो है, देखो ये ध्यान देना है कि आप एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया है कि फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर जो है वो रेफर होगा। बट इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फेरस। फेरस से फेरिक में इसका आप कह सकते हैं क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होते हैं वैसे ये, ठीक है। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट, तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शंस जो हैं उनमें स्पेसिफिक रोल ये प्ले करते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी इसका रोल प्ले, में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये रोल प्ले करता है। आयरन के लिए आप ये कह सकते हैं रिक्वायर इन मोर अमाउंट या रिक्वायर इन मोर क्वांटिटी यूजुअली, ठीक है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट उसमें कहीं ज्यादा इसकी आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं ये जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को ये कैटेगराइज करते हैं। कैटेलाइज एंजाइम्स, ये आपने लिखा ही है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है। रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी जो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसी के साथ में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है आप आगे पढ़ेंगे ईटीएस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, involved in formation of some proteins, ठीक है। ये इसके स्पेसिफिक रोल है। स्टूडेंट्स, आपने कहा था जो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट इसकी वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखो क्लोरोफिल से ही रेफर हम कर लेते हैं इसको। मेन सिम्टम इसका जो है वो है क्लोरोसिस, ठीक है, रिडक्शन। और बेसिकली आपको यंगर लीव्स में मिलेगा, क्योंकि वहां सिंथेसिस, इसकी कमी जब होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो सिंथेसिस इसका नहीं हो पाएगा। ये इसका मेन सिम्टम है जो यंगर लीव्स में या यंग लीव्स में ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है। अगले एलिमेंट पे मैं आ रहा हूं, मैग्नीज इसके साथ ही ले लेते हैं। मैग्नीज, स्टूडेंट्स, मैग्नीज जो है वो भी डाइवेलेंट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। सॉरी, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीज आयंस, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहां इसकी रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं
फोटोसिंथेसिस में एक स्पेसिफिक रोल है इसका। फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिटिंग प्रोसेस होता है। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसमें आप कह सकते हैं यहाँ होता है वाटर स्प्लिटिंग। ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस में इसका रिक्वायरमेंट होगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं ये एक्टिवेटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे आपने हेक्सोकाइनेज के लिए लिखा था, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। उसके बाद इसमें देखें, इसका सबसे परफेक्ट फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, परफेक्ट फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन को लिबरेट करवाने के लिए फोटोलाइसिस ही है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कुछ और रेफरेंसेज अगर हम इसके चेक करें तो देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो प्लांट्स में हो रहा है, रेस्पिरेशन, उनके कुछ एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करते हैं। यहां डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखें तो मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स इसके होते हैं ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स, जो लीव्स हैं उन पर ब्राउन स्पॉट्स आएंगे, और क्लोरोसिस आप कहेंगे, क्लोरोसिस डेफिशिएंसी सिम्टम में भी ये काउंट होगा। ठीक है, तो ये देखो डिटेल है मैग्नीज और की। इसके बाद अगला डिस्कस कर लेते हैं जिंक। जिंक आप जानते हैं माइक्रो एलिमेंट है, Zn2+ इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। स्पेसिफिकली इसको एक्टिवेटर के फॉर्म में आप देख सकते हैं, एक्टिवेटर। और ये स्टूडेंट्स ग्रोथ फिजियोलॉजी में आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगी। जो ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है। नोट करें आप, ऑक्सीजन जो बायोसिंथेसिस है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, IAA मैं लिख रहा हूं, इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन है, और इस इंडोल एसिटिक एसिड और नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन में ये एक्टिवेटर के फॉर्म में रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा आप कहेंगे कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है स्पेसिफिकली एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स, कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स जो हैं उनमें भी ये रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स यहां भी आप देख सकते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको इसके ऑल्डर लीव्स में ही मिलेंगे, और ऑल्डर लीव्स में क्यों होंगे ये आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ऑल्डर लीव से ये विड्रॉ कर लिए जाएंगे, ऑल्डर लीव से ये जो है वो ले लिए जाते हैं, इसलिए ऑल्डर लीव्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स इनके मिलेंगे। ठीक है, क्लोरोसिस के साथ साथ जैसे इंटरवेनल क्लोरोसिस है, ऑल्डर लीव्स में सिम्टम्स आए, फॉलोड बाय नेक्रोसिस, ये आप कह सकते हैं, फॉलोड बाय नेक्रोसिस। नेक्रोटिक रीजन्स और एरियाज वहां बन जाएंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स था जिंक। अगला मैं ले रहा हूं कॉपर। ओरल मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है 10 कॉपर फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन
ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसमें ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ जो एंजाइम्स हैं उनमें ये पार्ट प्ले करता है, ठीक है, उनमें ये पार्ट प्ले करेगा। और टिश्यू डैमेज होना, नेक्रोटिक टिप बनना, टिश्यू डैमेज, नेक्रोटिक टिप फॉर्मेशन, टिप पार्ट जो है वो टिश्यू की डैमेजिंग शो करते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। टिश्यू डैमेज और नेक्रोटिक टिप फॉर्मेशन का ये सब जो है वो इसकी डेफिशिएंसी के कारण आपको दिखाई देंगे। फ्रूट और लीव्स पर भी जो है डाईबैक बेसिकली शॉर्टनिंग को इंडिकेट करता है, लेकिन आप ये कहेंगे फ्रूट्स, लीव्स, इनके केस में यहां डाईबैक तो शॉर्टनिंग में लिख देता हूं। ये बेसिकली कॉपर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गए, ठीक है। ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है क्यूपर क्यूप्रिक। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। फिर मैंने आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर लिखा है। अब हमारे पास बचे हैं बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। नेक्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स बोरॉन। आपको पता है माइक्रो एलिमेंट के फॉर्म में ये पढ़ा जाता है। बोरेटाइन्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। इसको बोरेटाइन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये देखिए इसकी रिक्वायरमेंट कहां कहां होगी। सॉरी, दिस इज द B4O7। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बोला गया है ऑफ कैल्शियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं पॉलन जर्मिनेशन, देखिए जो होता है पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट है। फूड ट्रांसलोकेशन, जो शुगर ट्रांसलोकेशन है, शुगर ट्रांसलोकेशन में भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स आप, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, यहां लिख देता हूं मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में बेसिकली ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। सेल के डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी में अगर पार्ट प्ले करेगा तो ऑब्वियस है सेल के ग्रोथ से रिलेटेड एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है। तो ये जो बोरॉन है वो बोरेटाइन के फॉर्म में BO3 एंड B4O7 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर आप इसके देखें तो यहां एक्सीसन मिलेगा, रूट एंड शूट अपेक्स रिड्यूस हो जाते हैं, रूट एंड शूट अपेक्स ये आप कहेंगे रिड्यूस होने लगेंगे, रिड्यूस्ड। एब्सिशन, देखिए एब्सिशन स्टूडेंट्स जो लिखा जाता है, एब्सिशन मींस आप कह सकते हैं फाइनली एजिंग के बाद में प्लांट ऑर्गन का या प्लांट पार्ट का डिटैच होना।
तो ये एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स, स्पेसिफिकली यंगर पार्ट्स का एब्सिशन भी आप यहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑब्वियस है, रुक जाएगी। इसके बाद हम आते हैं मॉलिब्डेनम पर। 12 मॉलिब्डेनम देखिए, मॉलिब्डेनम भी माइक्रो एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। के फॉर्म में, मॉलिब्डेट के फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसका स्पेसिफिक रोल आपको पता होगा, जो नाइट्रोजनीज एंजाइम है, नाइट्रोजनीज एंजाइम में आप ध्यान रखें, ये एक्टिवेटर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक्टिवेटर के फॉर्म में नाइट्रोजनीज एंजाइम में इसका प्रेजेंस होगा। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कुछ एंजाइम्स और कोफैक्टर्स का ये पार्ट होता है, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ several enzymes and cofactors, साथ साथ नोट करते जाएं आप। तो मॉलिब्डेनम आपने कहा माइक्रो एलिमेंट है, और फाइनली इसकी डेफिशिएंसी से आप कह सकते हैं, अब देखिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्ट प्ले करता है, तो ग्रोथ आप कहेंगे स्लाइटली इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, एंड नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ क्लोरोसिस। लास्ट हम कर लेते हैं 13 क्लोरीन। तो देखिए, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। आपने इससे पहले पढ़ा K+H+ आयन एक्सचेंज जो है, वहां K+ इन्फ्लक्स के बाद अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्लोराइड आयंस जो हैं वो बैलेंस क्रिएट करने में, टू मेंटेन बैलेंस मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। नोट करें आप। इसके अलावा ये आप कह सकते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसमें वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में बनता है, उसमें मैग्नीज के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीज के साथ ये रोल प्ले करता है, मैग्नीज के साथ रोल प्ले करता है। क्लोराइड आयंस वहां से O2 रिमूवल, ऑक्सीजन के हटने को या O2 रिमूवल को मेंटेन करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की जहां तक बात करें, वहां आप इसमें कह सकते हैं लीव्स विल्टिंग आएगी, लीव्स जो हैं विल्ट हो जाएंगी, विल्टिंग मुरझाना आप कहते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली रूट्स जो हैं, रूट्स ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि मेन रोल जो है वो ये क्या करता है, डिटरमाइन this determine the anion cation balance, this determine
the anion cation balance. तो ये देखिए माइक्रो एलिमेंट्स बोरॉन, मॉड्यूलेनियम एंड क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स जितने सारे माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स थे उनका रोल एग्जैक्टली क्या होता है, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कहाँ होती है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ हैं, ये कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव पोर्शन था। हालांकि इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट में, अलग अलग जगहों से मैंने कनेक्ट किया, कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं और मैं कह रहा हूँ कुछ टॉपिक्स आप और जैसे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन आ रहा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके बाद फोटोसिंथेसिस और उसके बाद ग्रोथ फिजियोलॉजी। तो ओवरऑल इन सब में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की यूटिलिटी पता लगेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फंक्शनल रोल क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है उनमें क्लोरोसिस और नेक्रोसिस स्पेसिफिकली आपको दे रखा है। इनकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, आपने पढ़ रखा था कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है अगर उनकी क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो वहां स्पेसिफिकली टॉक्सिसिटी आती है। तो वो टॉक्सिसिटी क्या है और मिनरल अपटेक जो है उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे, एनसीईआरटी में कंटेंट लिखा है, उसको अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ जी, लास्ट रेफरेंस अब इसका हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड टॉक्सिसिटी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में हम कॉमन बात यहाँ करेंगे। एक देखिए आपको दिया गया है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस आप बेसिकली कह सकते हैं दिस इज द रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इन क्लोरोफिल का रिडक्शन ये है और इसका रिडक्शन होने से आप कह सकते हैं येलोइंग अपीयरेंस जो है ये लीव्स में आती है। ठीक है, इसके बाद एक आपको दे रखा है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस बेसिकली टिश्यू डैमेज को रिप्रेजेंट करता है। टिश्यू डैमेज को आप ये कहेंगे ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्रोटिक एरियाज में जो सेल्स हैं उन सेल्स की डेथ हो जाती है या सेल्स डेड हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का कंटेंट है उसको मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहले एक क्रिटिकल एलिमेंट यहाँ लिखा गया है। एनसीईआरटी में क्रिटिकल एलिमेंट्स की बात की गई है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसके बताया था एनपीके को हम क्रिटिकल एलिमेंट्स बेसिकली कहते हैं बिकॉज एनपीके की सॉइल में डेफिशिएंसी होती है। मतलब एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स यहाँ डेफिशिएंसी है, इसलिए एनपीके को क्या कहा गया, क्रिटिकल एलिमेंट। यहां क्रिटिकल एलिमेंट के साथ साथ एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन आपको और क्लियर होनी चाहिए। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, आप ये कह सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट की जो क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट है। यहां एनसीईआरटी का स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ये कह रहा है व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। दिस कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, essential element below which the plant growth is retarded is termed as the critical concentration। जितने रिक्वायर्ड थी, जैसे आपने कहा 10 मिलीमोल पर किलोग्राम रिक्वायर्ड थी और इतनी नहीं है, माइक्रो और मैक्रो के लिए क्राइटेरिया हमने चूज किया था, इससे कम, बिलो दिस कंसंट्रेशन, बिलो द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो होगी, बिलो द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो होगी वो आप कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन काउंट की जाएगी। उसके बाद सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के आपने फंक्शनल स्ट्रक्चरल रोल पढ़ लिए हैं। अब इसमें सीधा मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पे आ जाता हूं। देखिए ये कह रहा है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडक्टिव ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्स, डेफिशिएंसी आर कॉल्ड एज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। प्लांट का जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस जो हैं वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स को इंडिकेट करते हैं। यहाँ कह रहा है द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शोज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये मोबिलिटी को और एक बार चेक कर लेते हैं। मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स, और स्टूडेंट्स मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स जो है इसमें देखिए एक आपके पास कंडीशन होगी कि एलिमेंट जो है वो मोबाइल होंगे, ए,
एंड कंडीशन बी में आप कह सकते हैं एलिमेंट्स नॉन मोबाइल होंगे। तो जो मोबाइल और नॉन मोबाइल कंडीशन से वो क्या हो सकती हैं, आप कहेंगे ओल्डर पार्ट से, आप देखें ओल्डर पार्ट से अगर विड्रॉ कर लिए जाते हैं, जो ओल्डर सेनेसेंट पार्ट्स हैं, इन ओल्डर सेनेसेंट पार्ट्स से अगर एलिमेंट्स विड्रॉ कर लिए जाते हैं तो ऑब्वियस है ये मोबाइल है, मोबिलिटी में है, और इनकी डेफिशिएंसी जो है वो ऑलवेज ओल्डर पार्ट्स में ही आएगी। डेफिशिएंसी कहां होगी? ओल्डर पार्ट्स में। जो नॉन मोबाइल एलिमेंट्स हैं, ये नॉन मोबाइल एलिमेंट्स आप ये कहेंगे बेसिकली स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, स्ट्रक्चरल, जिसमें कैल्शियम को आपको हमेशा मेंशन करना है। इसके अलावा कंडीशनली सल्फर, जैसे किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड का रेफरेंस देके दिया जाए, सिस्टीन और मिथ्योनिन आपके सिलेबस में लिखे हैं, उसका रेफरेंस लिख के दिया जाए तब आप सल्फर को भी ऐड कर लें, अदरवाइज सल्फर जो है वो मोबिलिटी शो करता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉन मोबाइल कंडीशन है कैल्शियम की, अब मोबिलिटी में ये नहीं जाएगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहां आएंगे? द डेफिशिएंसी विल अपीयर इन एग्जैक्टली द यंगर लीव्स और यंगर पार्ट्स। जो यंगर लीव्स हैं उनमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। तो मोबिलिटी से रिलेटेड आपको रेफरेंसेस यहां दे रखे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कहां डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मोबाइल एलिमेंट है उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले रिप्रेजेंट होंगे ओल्डर पार्ट्स में, और अगर नॉन मोबाइल हैं तो आप ये कह सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होंगे यंगर पार्ट्स में। क्लियर? उसके बाद देखिए यहां दिया गया, फॉर एग्जांपल द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीव्स। तो यहां आपको एग्जांपल्स लिख के दिए हैं जिसमें कह रहा है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो देखो बहुत क्लियर है, ये तीनों ही एलिमेंट आप देख सकते हैं मोबाइल हैं, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम सेनेसेंट लीव्स में आएंगे। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल। मैंने लिख दिया, सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट टू द मैच्योर ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल द एलिमेंट ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम। तो सल्फर को यहां मेंशन किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं सल्फर सारे केसेस में नॉन मोबाइल नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम जो है वो ऑल केसेज में स्ट्रक्चरल एलिमेंट काउंट होता है और उसको नॉन मोबाइल ही माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां दे रखा है डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन इन द प्लांट्स इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट ग्रोथ एंड प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स। तो क्लोरोसिस मैंने यहां सबसे पहले लिखा है, क्लोरोसिस कह रहा है, उसके बाद नेक्रोसिस कह रहा है। तो क्लोरोसिस बेसिकली क्या है आप ये जानते हैं, द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग द येलोइंग इन लीव्स, सिम्टम्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी एलिमेंट्स। इसमें देखिए क्या, इसमें आपको मिलेगा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, उसके अलावा जिंक एंड मॉलिब्डेनम। ये देखो ऐसे के ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहां आप एक बात ध्यान रखें, एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम को या डेफिशिएंसी सिम्टम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कैन रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स, यहां ऐसा पॉसिबल है। फिर क्या है, लाइकवाइज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ द टिश्यू इन लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, इनके कारण आप ये कह सकते हैं डैमेज ऑफ द टिश्यूज, और यहां बहुत क्लियर लिखा है द डेथ ऑफ टिश्यूज, डेथ ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्लोरोसिस और ये हुआ नेक्रोसिस। जो जैसा एग्जांपल आपको दिया है परफेक्टली आपको वैसे का वैसा ही लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद आगे दे रखा है NKS and molybdenum cause the inhibition of cell division. NKS, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड molybdenum, ये सेल डिवीजन को रोकते हैं। इसके अलावा फिर दे रखा है सम एलिमेंट्स जिसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, molybdenum है, फ्लोरिंग इन द लो कंसंट्रेशन इन प्लांट्स। तो ये डिफरेंट एक्ट है।
तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, वन एलिमेंट कॉज मैनी सिम्टम्स, मैनी टाइप ऑफ सिम्टम्स, एंड मैनी एलिमेंट्स टुगेदर कैन कॉज ए सिम्टम, जैसे क्लोरोसिस और नेक्रोसिस, आप यहां एग्जांपल पढ़ रहे हैं। उसके बाद सीधा टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे है, ये एक पूरे पैराग्राफ लिखा है टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, कुछ काम की बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये कह रहा है रिक्वायरमेंट जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है दैट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट। माइक्रो एलिमेंट की जो, सॉरी मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए नहीं कहेंगे, माइक्रो एलिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो लो अमाउंट में होती है। तो टॉक्सिसिटी सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की ही आती है, टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है। मैक्रो एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी नहीं मिलेगी आपको। फिर यहां दिया गया है एक पर्टिकुलर एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन द टिश्यू रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाय द 10% इज कंसिडर्ड। अगर किसी पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप ये कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन में, उसका जो ड्राई वेट है, उस ड्राई वेट का अगर 10% रिड्यूस हो जाए, 10% रिडक्शन, अगर 10% रिडक्शन उसका हो, 10% रिड्यूस अगर हो जाए ड्राई वेट का, तो आप ये कह सकते हैं इसको हम टॉक्सिसिटी के रेफरेंस में कंसीडर कर लेंगे। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन आर वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। क्यों है टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट क्यों है? वो ये कह रहा है टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट। मेनी टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। तो आप ये कह सकते हैं जैसे टॉक्सिसिटी आई, ये टॉक्सिसिटी आपने रेफर की, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की टॉक्सिसिटी जो है उसको आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है। क्यों नहीं है? किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की टॉक्सिसिटी अगर आती है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट कर सकता है, और इसका परफेक्ट एग्जांपल आप पढ़ें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कॉम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीज Mn compete with iron and magnesium। देखिए इस रेफरेंस को चेक करिए, एक अकेला एग्जांपल दे रखा है आपको और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैग्नीज ये कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द मैग्नीज कॉम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कॉम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक। ठीक है, मैग्नीज जो है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ कॉम्पीट करता है प्लांट इसको अपटेक जब करे या अपटेक करने के केस में, ठीक है। एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट द कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट अपेक्स। तो यहां से जो मैग्नीशियम है वो कह रहा है कि जो सूट अपेक्स में कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होना था, उस कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को भी क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। Therefore, excess of manganese may in fact induce the deficiency of iron, magnesium and calcium। ठीक है, तो यहां देखो बहुत क्लियर कहा गया है एक्सेस ऑफ मैग्नीज। अब जो मैग्नीज है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इस मैग्नीज की कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई, इस मैग्नीज की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो गई, तो आप ये कह सकते हैं ये इन तीनों के प्लांट में अपटेक को इफेक्ट करेगा, जिसमें फेरिक आयंस लिए जाते हैं Fe3+, Mg2+ और Ca2+। तो मैग्नीज की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन अगर बढ़ी है तो उसकी बढ़ी हुई कंसंट्रेशन आप ये कह सकते हैं इन तीनों के अपटेक को इनहिबिट कर देगा या इन तीनों के अपटेक को रिड्यूस कर देगा। अब डिफिकल्टी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने में क्यों थी, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने में क्यों थी, ये क्लियर है। जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आए हैं वो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी के कारण है या फिर आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण है, ये डिटेक्ट कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो कंक्लूड इसको मैं कर रहा हूं, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ ए न्यूट्रिएंट आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की डेफिशिएंसी अगर आती है, सॉरी टॉक्सिसिटी आती है, किसी एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी आती है, जैसे मैग्नीज की टॉक्सिसिटी आपने कहा, तो उसकी टॉक्सिसिटी के साथ साथ कुछ दूसरे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी भी आती है, कुछ दूसरे एलिमेंट्स के अपटेक को इफेक्ट किया जाता है और अपटेक उनका जो है वो अफेक्ट होता है। तो ऑब्वियस है जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो टॉक्सिसिटी के कारण है या डेफिशिएंसी के कारण है, ये डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स
कैटेगराइजेशन के साथ पढ़ा, पहले हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस की हैं, 4 कैटेगरीज, जिनमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज किया गया। उसके बाद रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा, हर एक इंडिविजुअल का रोल मैंने आपसे डिस्कस किया है। मैं फिर कह रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो एनसीईआरटी में लिखा है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा हमने उसको एक्सप्लोर किया और डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात की है। उसके ठीक बाद आपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड टॉक्सिसिटी डिस्कस की है। इसी के साथ साथ मैंने मोबिलिटी एलिमेंट्स की, मोबाइल नॉन मोबाइल कौन सा होगा, ये सब डिस्कस किया है। कौन से पार्ट्स में, ओल्डर पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले किसके अपीयर होंगे और यंगर पार्ट्स में डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके अपीयर होंगे, ये सब भी डिस्कस कर लिया है। और फाइनली आप जो है वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की टॉक्सिसिटी जो है उसके कारण किन्हीं दूसरे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सो द डिटेक्शन ऑफ the toxicity references of an element is too difficult. Thank you.